उन्हें एफआईआर से नहीं डरना है, क्योंकि अगर इस तरह की एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 353 जो कि अब चेंज होकर 132 में बदल चुका है, जिसमें कि सरकारी कार्य में बाधा डालना या लोक सेवकों पर हमला, इस तरह के एलिगेशंस लगाकर एफआईआर अननोन पर्सन्स पे, इवन अगर उनका नाम भी उसमें दिया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर आईपीसी के सेक्शंस भी लगते हैं तो हमारे पास रेमेडीज़ भी हमें दिया गया है। पहले तो मेरा सवाल है बीपीएससी अध्यक्ष से, बीपीएससी सचिव से और हमारी बिहार सरकार से कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसमें हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में, जिसमें लाठीचार्ज की बर्बरता पुलिस को ये अधिकार दिया गया है। बाज़ाब्ता जन मन गण सैल्यूट करते हुए ऐसे स्टूडेंट्स जिनके हाथ में तलवार नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके हाथ में बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, निहत्थे स्टूडेंट्स जो कि सैल्यूट कर रहे हैं, जन गण मन गा रहे हैं, उन पे पुलिस ने पहले तो लाठियां बरसा दी, उसके ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का बौछार किया। तो ये कहाँ से, मैं ये क्वेश्चन है मेरा, ये आप प्लीज़ इस वीडियो को, मेरा जो ये वीडियो है वो सचिव तक, अध्यक्ष तक पहुंचाएं और वो जवाब दें। बीइंग एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, आई वांट टू आस्क हिम दैट व्हाट इज द राइट ऑफ द पुलिस। शांत किशोर जी के जो भी लीडर हैं, उनके ही अगुवाई में ये डिसीजन लिया गया। हालांकि कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो गए और कुछ ऐसे छात्र थे जो कि दो दल में बदल गए, और उनका एकमात्र जो, अब मतलब उनका कहना था कि अब हम बीपीएससी अध्यक्ष से कोई बात नहीं करेंगे, सचिव से कोई बात करेंगे, डायरेक्ट सरकार से बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी अगर उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, तो मैं उनको बता दूं कि जब तक किसी केस में कन्विक्शन नहीं हो जाता, मतलब जुर्म कबूल ये नहीं हो जाता, प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपके ज़ाती दुश्मनी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप पे एफआईआर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। और अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि ये डिसीजन दिया गया है, ये जजमेंट दिया गया है कि एफआईआर से सरकारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बीपीएससी में कोई नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कभी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं और अब ये स्केलिंग की बात करते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी आप गेम के बीच में ही रूल बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आप गेम के बीच में आप रूल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर आप ये स्केलिंग, और आप स्केलिंग कैसे करेंगे, इसकी भी कोई कमेटी जो होती है, ये कभी बाहर नहीं आता है। आपने स्केलिंग कैसे किया, ये कभी बाहर नहीं आएगा, ये गुप्त रखा जाता है। इस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं को घसीटा गया, पुरुष सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मारा गया, कहाँ तक सही मानती हैं? खासकर ये जो अपने हक के लिए आवाज उठाना, क्या लगता है? मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि बिहार में लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र का राज हो गया है। एक पुरुष पुलिस जो महिला के पेट में लाठी से मारते हैं, क्या उस ऐसे पुलिस को सस्पेंड ना किया जाए? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। किसी भी लीगल हेल्प के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की लीगल हेल्प मैं अपनी तरफ से करूंगी। और मैं इस तमाम चीज़ों पर मैं शुरू से ही ध्यान दे रही हूँ। मैं भी इंटरव्यू मैंने दिया बीपीएससी का, और मैं इसकी छात्र जीवन से जितना मैं इस चीज़ों से क्लोज हो चुकी हूँ, तो इससे मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है इन चीज़ों के बारे में। भारत का जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो 2024 का जो साल है वो कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 2024, जी हाँ वही 2024 जो एक दिन पहले खत्म हो चुका है, इसी 2024 में जब विद्यार्थी, खासकर जब बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गांधी मैदान में जमा हुए थे और जेपी गोलंबर पे जब वो जन गण मन राष्ट्रगान गा रहे थे और पुलिस से फरियाद कर रहे थे कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, सरकार से फरियाद कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद कर रहे थे कि हमारी मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, यानी री एग्ज़ाम को फिर से किया जाए, जो धांधली हुई थी, बीपीएससी पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मगर उसमें बहुत सारे छात्रों पर एफआईआर हुआ। बहुत सारे जो छात्र हैं डरे हुए हैं कि आने वाले भविष्य में शायद उनके साथ बुरा हो, शायद नौकरी लगे ना लगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं नाजिया शबा हैं। इनसे बात करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या लाठी चार्ज करना जायज़ था, सही में उन छात्रों पे एफआईआर हुआ है तो क्या उनका भविष्य जो है खतरे में है, इस पे बात करेंगे। नाजिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। क्या प्रक्रिया है, और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि बर्बरता की गई विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, और जिस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए प्रशासन के द्वारा, और जिस तरीके से उन पे जुल्म जाती हुई,
छात्र डरे हुए हैं, तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, एक लीगली आप बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें नए साल की शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं जिसके माध्यम से मेरे वीडियोस हैं जो लोग सुने इसको ताकि कुछ लीगल पहलूज क्या है एफआईआर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को और जो उनके लीडर्स हैं उसमें टीचर्स भी हैं स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको जानकारी मिले। तो सबसे पहले तो उन्हें एफआईआर से नहीं डरना है क्योंकि अगर इस तरह की एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 353 जो कि अब चेंज होकर 132 में बदल चुका है जिसमें कि सरकारी कार्य में बाधा डालना या लोक सेवकों पर हमला इस तरह के एलिगेशंस लगाकर एफआईआर अननोन पर्सन्स पे इवन अगर उनका नाम भी उसमें दिया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अगर आईपीसी के सेक्शंस भी लगते हैं तो हमारे पास रेमेडीज़ भी हमें दिया गया है। तो बेल इसमें मिलना काफ़ी इजी है, लोअर कोर्ट से ही बेल मिल जाते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें हाई कोर्ट जाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। सबसे पहले तो मेरा सवाल है बीपीएससी अध्यक्ष से, बीपीएससी सचिव से और हमारी बिहार सरकार से कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसमें हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी में, सीआरपीसी में जिसमें लाठीचार्ज की बर्बरता पुलिस को ये अधिकार दिया गया है या किसी पुलिस एक्ट में ऐसा किया गया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि अनलॉफुल असेंबली जो कि आईपीसी का 141 जिसमें है या फिर 144 जो सीआरपीसी का है जिसमें कि 4 से ज़्यादा लोग अगर जमा होते हैं और किस तरह का सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं तो इन दैट केस में जो है कि सरकार पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। लेकिन वहाँ पे भी मैं एक सवाल उनसे पूछती हूँ कि क्या हमारे जो स्टूडेंट्स जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोविज़न करता है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 जो कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का प्रोविज़न करता है, उसको ही यूज़ करते हुए बाज़ाब्ता जन मन गण सैल्यूट करते हुए ऐसे स्टूडेंट्स जिनके हाथ में तलवार नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके हाथ में बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, निहत्थे स्टूडेंट्स जो कि सैल्यूट कर रहे हैं, जन गण मन गा रहे हैं, उन पे पुलिस ने पहले तो लाठियां बरसा दी, उसके ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का बौछार किया। तो ये कहाँ से, मैं ये क्वेश्चन है मेरा, ये आप प्लीज़ इस वीडियो को, मेरा जो ये वीडियो है वो सचिव तक, अध्यक्ष तक पहुंचाएं और वो जवाब दें। बीइंग एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट आई वांट टू आस्क हिम दैट व्हाट इज द राइट ऑफ द पुलिस, इज देयर एनी प्रोविजन इज इन पुलिस एक्ट, क्या पुलिस एक्ट में ऐसा प्रोविजन है? बट बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा बताया गया कि बिना इंफॉर्मेशन वहाँ पे गांधी मूर्ति के नीचे जमा हुए, बिना किसी सूचना के वहाँ पे जमा हुए और उसके लिए डीएम का ऑर्डर नहीं लिया गया। उसके लिए पहले से प्रोविज़न है कि उसके लिए आपको वहाँ पहले डीएम से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, ऑर्डर लेना पड़ता है 45 दिन पहले, जिस तरीके से खासकर धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं छात्रों को कहीं ना कहीं मजबूर कर देगी। देखिए, छात्र जो है काफ़ी दिन से 14-15 दिन हो गए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पहले तो गर्दनी बाग में दे रहे थे, जहाँ पे काफ़ी गांधी जी के सत्याग्रह के ही नक्शे कदम पे सत्य के लिए आग्रह करना और अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा का ये फॉलो कर रहे थे। लेकिन कहीं से भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने छात्रों ने सूचित किया कि हम जो है अब गांधी मैदान में जमा होने, और प्रशांत किशोर जी के जो भी लीडर हैं उनके ही अगुवाई में ये डिसीजन लिया गया। हालांकि कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो गए और कुछ ऐसे छात्र थे जो कि 2 दल में बदल गए और उनका एकमात्र जो अब मतलब उनका कहना था कि अब हम बीपीएससी अध्यक्ष से कोई बात नहीं करेंगे, सचिव से कोई बात करेंगे, डायरेक्ट सरकार से बात करेंगे। और नीतीश सरकार जो हमारी है, हालांकि बताया जा रहा है कि ये प्रशांत किशोर के द्वारा ही बहकाया गया था, स्टूडेंट को उकसाया गया था। तो कहाँ तक सही मानती हैं? एज एन एडवोकेट एंड बीइंग नॉट पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी इस विषय पे। प्रशांत किशोर जी ने जो भी किया वो एक सही रास्ते पे जा रहा था, लेकिन उनका जो बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भी उन्हें छात्र को लेकर चलना चाहिए था। अगर उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें उसी टाइम बोलना था, क्योंकि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ज़्यादातर ना लाउड स्पीकर अवेलेबल थे वहाँ पे, ना किसी तरह के कम्युनिकेशन के, क्योंकि भीड़ इतनी थी। लोगों को समझाना, उन्होंने कह दिया प्रशांत जी ने कि सीएम से मिलने के लिए, सीएमओ से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, 5 डेलीगेशन जाएंगे उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी कि मैं इस मुद्दे को पॉलिटिकली नहीं देखती हूँ। मैं इस मुद्दे को छात्र के मुद्दे और लीगल रूप में मैं इसे देखती हूँ। अब
अब ये बताइए कि छात्रों के हक में क्या सही हो सकता है, खासकर जो लीगली उन पे कार्रवाई हो चुका है, अब लीगली कार्रवाई आगे होगी तो कैसे अपने आप को छात्र सेटिस्फाइड करे और कैसे उनकी फ्यूचर पे कुछ ऐसा दाग न लगे। ऐसा कोई छात्रों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास राइट है, बेल का राइट है। और अगर इस तरह के सेक्शंस जैसे मैंने आपको पहले बताया 353, 141 है, तो एक बहुत बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, अरनेश वर्सेस बिहार स्टेट में, जिसमें कहा गया कि 7 साल तक की सज़ा, जिस केसेस में 7 साल की सज़ा ऑफेंस में, उसमें भी पुलिस को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना है। एक नोटिस देनी होगी 41A का, उस नोटिस में ही एक्यूज्ड को नोटिस देनी होगी जिनको जो नेम्ड एफआईआर हैं, और उसके बाद ही मतलब जो 7 साल की सज़ा है उसमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और अगर पुलिस इस नोटिस को फॉलो नहीं करती है तो पुलिस के ऊपर प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगी, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी उनके ऊपर बनेगा। तो ऐसे ये सारे हैं, और पुलिस ने इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया है। अगर कोई स्टूडेंट्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी अगर उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, तो मैं उनको बता दूं कि जब तक किसी केस में कन्विक्शन नहीं हो जाता, मतलब जुर्म कबूल ये नहीं हो जाता, प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपके ज़ाती दुश्मनी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप पे एफआईआर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। और अभी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि ये डिसीजन दिया गया है, ये जजमेंट दिया गया है कि एफआईआर से सरकारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, स्केलिंग किया जा सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग? देखिए, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। दोनों का जो उद्देश्य है, मोटो एक ही है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। नॉर्मलाइजेशन में डिवीजन का प्रोसेस अपनाया जाता है, जबकि जो स्केलिंग है उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यानी अब जो सचिव हैं ये कहते हैं कि पहले तो नॉर्मलाइजेशन का हो हल्ला था, इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले ही नहीं निकाला था, कुछ भी क्लियर नहीं की थी। आज जो इतना बड़ा मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, वो क्यों हुआ? वो पूरे सिस्टम में लूप होल्स है, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोटेस्ट है। ये जो सचिव और अध्यक्ष कहते हैं कि लीक नहीं हुआ, आपके पास स्टूडेंट्स ने सारे तरह के एविडेंस दिए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ स्टूडेंट्स का, उन्होंने सारे तरह के एविडेंस दिए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी सीबीआई इंक्वायरी करें। लेकिन आप कुछ कहते नहीं हैं, स्टूडेंट्स के डेलीगेशन जाते हैं, आप सीधे अड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे री एग्ज़ाम्स नहीं करवाना है। रही बात स्केलिंग की, तो स्केलिंग का जो प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन क्या है? आप 2 शिफ्ट में 2 पेपर ले रहे हैं, 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप बापू सभागार का मैं बता दूं, जो कैपेसिटी है वो 18,000 स्टूडेंट की है। अभी जो एडमिट कार्ड आया है 4 जनवरी के लिए, आपको मैं बता दूं वो 22 केंद्र के बराबर है। 22 केंद्र में पेपर मिस कंडक्ट हुआ है, पेपर लेट से दिया गया है, कहीं का सील टूटा हुआ है क्वेश्चन पेपर का, कहीं जो है कि वीआईपी लोगों को उनको स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है। खगड़िया में, गया में, हर जगह से स्टूडेंट्स कहाँ से प्रूफ देंगे? उनके पास मोबाइल नहीं था, सबसे बड़ी बात। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मोबाइल से उन चीज़ों को कैप्चर भी किया। जब परीक्षा पूरी ख़त्म हो गई 2 बजे के बाद, तो एक सेंटर में कुछ लोग ग्रुप में क्वेश्चन बना रहे थे। तो ये सब दैट इज़ अदर थिंग। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आप एक ही क्वेश्चन को, एक ही नेचर ऑफ क्वेश्चन को कैसे आप 2 मेरिट लिस्ट बनाएंगे, कट ऑफ कैसे बनाएंगे? तब तो दोनों से नाइंसाफ़ी हो सकती है, फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम और स्केलिंग का मैं बता देती हूँ कि स्केलिंग बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन में यूपीएससी में लिखा है कि स्केलिंग जो है ऑप्शनल पेपर में होता है, मेंस के एग्ज़ाम में, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, ना कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और बीपीएससी में कोई नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कभी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं और अब ये स्केलिंग की बात करते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी आप गेम के बीच में ही रूल बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आप गेम के बीच में आप रूल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर आप ये स्केलिंग, और आप स्केलिंग कैसे करेंगे? इसकी भी कोई कमेटी जो होती है, ये कभी बाहर नहीं आता है। आपने स्केलिंग कैसे किया, ये कभी बाहर नहीं आएगा, ये गुप्त रखा जाता है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल की, एज ए महिला होने के नाते, एज ए एडवोकेट होने के नाते नहीं, एज ए महिला होने के नाते, एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, आप भी छात्र जीवन में कहीं ना कहीं रही होंगी और शायद बीपीएससी वगैरह क्वालिफाई की होंगी या फिर कंपटीशन
की तैयारी की होंगी, कंपटीशन में बैठी होंगी। जी जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं को घसीटा गया, पुरुष सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मारा गया, कहाँ तक सही मानती हैं? खासकर ये जो अपने हक के लिए आवाज उठाना, क्या लगता है? मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि बिहार में लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र का राज हो गया है। और जो सरकार है पूरी तरह से इन्होंने इसमें पुरुष क्या महिला, मैं सभी के लिए एक न्याय जो हमारा है वो सभी के लिए एक है। जिन महिलाओं को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बड़े बेरहमी से, और फोटोज भी वायरल हो रहे, वीडियोज भी, किसी का भी कोई भी देखकर उसकी जो मानसिक स्थिति है वो, कोई भी अगर इस तरह की फोटोज और वीडियोज देख रहे हैं तो वो बहुत दुख हो रहा है लोगों को कि कैसे एक महिला के ऊपर महिला पुलिस और पुरुष पुलिस, एक पुरुष पुलिस जो महिला के पेट में लाठी से मारते हैं, क्या उस ऐसे पुलिस को सस्पेंड ना किया जाए? क्या ये राइट नहीं है? ये भी तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ऐसे लोगों के, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के लिए जिस तरीके से महिलाओं को मारा उन्होंने, तो वैसे लोगों के लिए क्या लीगल क्या लीगल प्रोसीजर ये है कि कोर्ट देखिए, अभी कोर्ट बंद है, विंटर वैकेशन चल रहा है। कोर्ट जैसे ही खुलता है, कोर्ट को खुद से 100 मोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेगी इस केस पे। और नहीं तो हम वकील जो हैं, आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। किसी भी लीगल हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की लीगल हेल्प मैं अपनी तरफ से करूंगी। और मैं इस तमाम चीज़ों पर मैं शुरू से ही ध्यान दे रही हूँ। मैं भी इंटरव्यू मैंने दिया बीपीएससी का, और मैं इसकी छात्र जीवन से जितना मैं इस चीज़ों से क्लोज हो चुकी हूँ, तो इससे मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है इन चीज़ों के बारे में। बीपीएससी अध्यक्ष ये बोलते हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद में भी तो ऐसे हुआ था, तो 2 पेपर में एग्ज़ाम हुआ था 66 बीपीएससी में। तो मैं ये बता दूं कि वो 200 स्टूडेंट्स का, कहाँ 200 स्टूडेंट्स, कहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स की आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, कहाँ 22 केंद्र पर एग्ज़ाम हो रहा है, 18,000 स्टूडेंट्स है। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। चलिए, हमारे साथ में नाजिया शबा हैं, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और साफ तौर पे बता दिया है कि परीक्षार्थियों को, खासकर अभ्यर्थियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बर्बरता हुई है, और ख़ासकर बहुत सारे अभ्यर्थी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि उनमें फ्यूचर में अगर नौकरी हो या फिर कोई ऐसी परेशानी हो, दिक्कत आ सकती है, तो वैसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा नाजिया सबा ने बता दिया कि किसी तरह का भी कोई भी हेल्प हो, नाजिया सबा जी हैं, आप इनसे एडवाइस कर सकते हैं। ये पटना हाई कोर्ट की वकील हैं, और एक छात्र जीवन में अभ्यर्थी भी रह चुकी हैं, और इन्होंने झेला है जो छात्र जीवन की जो परिस्थितियां हैं, भली भांति जानती है।